अस्सलाम वालेकुम। निकाह नामे में ऐसी 10 चीज़ें जो हर शख्स को पता होनी चाहिए और बेवक़्त निकाह इन तमाम चीज़ों को गौर से पढ़ के, देख के फिर साइन करना चाहिए ताकि आपको मुस्तक़बिल में किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये 10 चीज़ें कौन-सी हैं, इनको लीगली तौर पे लेके चलना है ताकि मुस्तक़बिल में लड़का या लड़की किसी एक के लिए भी कोई ऐसा इश्यू ना बने। ख़ास तौर पे बेटी वालों के लिए ज़्यादा मसाइल बनते हैं। बहुत से जगह पे हम लोगों ने ये भी देखा है कि सिर्फ़ बेटी ही गलत नहीं होती या सिर्फ़ बेटा ही गलत नहीं होता। बाज़ औक़ात बेटियाँ भी बहुत ज़्यादती करती हैं और बाज़ औक़ात शौहर भी बहुत ज़्यादती करते हैं। तो ये हमारा माशरा है, मिला-जुला सा माहौल है यहाँ पे, तो दोनों तरफ से ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन दोनों तरफ से चीज़ों से बचने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन इन तमाम 10 चीज़ों को आपके सामने रखूँ ताकि मुस्तक़बिल में आपको अगर किसी के निकाह में अगर किसी दोस्त का निकाह है तो आप उसको मशवरा भी दे सकते हैं। तो ये कौन-सी 10 चीज़ें हैं, इसके बारे में वीडियो में आगे जाके बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी इसके बारे में कोई राय है, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब दूँ। तो निकाहनामे में ऐसी 10 कौन-सी चीज़ें हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी क्या-क्या अवामिल हैं? उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, हक़ महर की अदायगी। अब हक़ महर की अदायगी के लिए जो वहाँ पे तरीक़ाकार लिख दिया गया है, इसकी 2 किस्में होती हैं, एक मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल। एक प्रॉम्प्ट और एक डेफर्ड। प्रॉम्प्ट जो मुअज्जल डावर होता है या हक़ महर होता है, वो होता है जो बवक़्त निकाह बीवी को अदा कर दिया जाता है और डेफर्ड होता है जो बाद निकाह जो है वो बीवी को दिया जाता है। अब इसमें 2 चीज़ें आती जाती हैं मेन कि अगर शौहर बीवी को तलाक देता है तो फिर वो मिलेगा या शौहर अगर फ़ौत हो जाता है तो फिर वो बीवी ले सकती है। लेकिन अगर ये दोनों सूरतें नहीं होती, वहाँ पे लिख दें इंदल तलब एक वर्ड लिखा जाता है कि जब भी औरत चाहे उसकी डिमांड कर सकती है। अब वो जब इंदल तलब आता है तो उसके लिए किसी भी वक़्त औरत के पास राइट है, वो उसको कर सकती है। वैसे इनको भी कर सकती है लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो निकाह के नामे में सबसे मेन और अहम जो कॉलम होता है, वो आपका हक़ महर होता है। और अगली इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि हक़ महर लिखते हुए हम लोग क्या करते हैं गलती कि जो हक़ महर की अमाउंट है हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं जो अभी अदा की है 5000 लेट्स सपोज़, और बाकी जो होती है वो नीचे लिख देते हैं। ऐसे कतई नहीं लिखना। आपने क्या करना है टोटल लिखना है, लेट्स सपोज़ 5 लाख रुपया तय हुआ, उसमें से 5000 उसने दिया है और 4,95,000 बकाया, तो आप लोगों ने लिखना है कि टोटल हक़ महर 5 लाख है, जिसमें से नीचे फिर आपने लिखना है और साथ उसके कि 5,000 दे दिया है और बाकी जो 4,95,000 है वो ऑन डिमांड बीवी बाद में क्लेम कर सकती है। तो ये एक उसका पैटर्न है। दूसरी ये है कि आप उसमें किसी किस्म की प्रॉपर्टी लिखवा सकती हैं, गोल्ड लिखवा सकते हैं। और याद रहे, निकाहनामे में अगर प्रॉपर्टी मेंशन कर दी गई है तो उसको ट्रांसफ़र करवाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। निकाहनामे में जो लिख दिया गया है वो इटसेल्फ ही एक रजिस्ट्री कंसीडर होती है। तो वो बीवी को ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ट्रांसफ़र करवाना चाहती है तो बिल्कुल उसको ट्रांसफ़र करवा सकती है, उसका राइट है। और अगर वो नहीं ट्रांसफ़र कराती और खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला होता है तो शौहर उसको देने का पाबंद है। कहता है कि डेलीगेशन राइट ऑफ तलाक, मतलब कि बीवी को तलाक का हक। देखें, इसमें औरत का राइट सिक्योर हो जाता है। मर्द जो होता है वो बाज़-औक़ात बीवी को इस हद तक कंपेल कर देता है, जिसकी अभी हम लोगों ने निकाहनामे के ऊपर वाले कॉलम में पढ़ी है कि अगर शौहर बीवी को तलाक नहीं देता और वो बीवी को कंपेल करता है कि तुम अदालत से जाके खुला लो। वजह क्या है जी? उसने हक़ महर में इतनी अमाउंट लिख कर दे दी है। अब वो इस बेचारी को ज़लील करता है, उसको तलाक भी नहीं देता, वो खुला की तरफ भी नहीं जा सकती कि जी मेरा ये हक़ महर ज़ाया हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस कॉलम नंबर में तलाक का हक़ जो है वो बेटी को ज़रूर तफ़वीज़ कराएँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि खुदा ना ख़ास्ता मुस्तक़बिल में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इसके ज़रिए तलाक शौहर को दे सकती है और वो क्लेम कर सकती है अपना हक़ महर। तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि शौहर को दूसरी शादी का हक। नॉर्मली होता है कि हमारे यहाँ निकाह के वक़्त इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता है। इस कॉलम को फ़िल करना ज़रूरी है और वो किस तरह है कि बीवी की मर्ज़ी के बगैर वो दूसरी शादी नहीं करेगा। अब होता क्या है, वो शादी कर लेता है, बाद में फिर वो यूनियन काउंसिल के चक्कर, वहाँ पे रजिस्टर नहीं होती, फिर वो एक आप ख्वारी में पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे लिखा होगा अगर वो दूसरी शादी करता है तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉलम जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसको यहाँ पे दर्ज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, नानो नफ़क़ा। अब एक शौहर जो अपनी बीवी को शादी तो कर लेता है लेकिन नानो नफ़क़ा अदा नहीं करता, तो कोशिश ये करें कि नानो नफ़क़ा के कॉलम में नानो नफ़क़ा की रकम को ज़रूर दर्ज करवाएँ। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अदालत में जाएँगे तो जो अमाउंट लिखी होगी उसको तो कोर्ट उसमें मेंशन करेगी। अब बाज़ औक़ात नहीं लिखी होती, फिर अदालत को हालात का नहीं पता होता, फिर अदालत कम से कम वैल्यू जो है वो उसमें लिखती है। जो इंटरम होती है बाद में उसको फिक्स करती है, वो भी आप साबित करते हैं, लेकिन जो लिखी होती है वो तो पेट आपको मिलनी ही मिलनी होती है। नेक्स्ट, रहाइश का। आप स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन भी करवा सकते हैं कि जो शौहर है वो अपनी बीवी को निकाह शादी के बाद अपने घर में रखेगा,
علیحدہ گھر لے کے دے گا، اگر علیحدہ گھر لے کے دے گا تو کب لے کے دے گا، اس گھر میں رکھے گا تو کتنی دیر میں رہے گا، اور یہاں کے کیا ضوابط ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نکاح نامے میں درج کروا سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. بہت سارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے گھر خراب ہو جاتے ہیں. اب نیکسٹ کی چیز کیا ہے، وہ ہے آپ کے گواہان. نکاح نامے میں گواہان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کوشش کریں وہ جو گواہان ہو وہ فیملی کے کلوز لوگ ہوں، مطلب کہ کلوز ریلیٹیوز ہوں. بہت ساری جگہ پہ نکاح میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جی کسی کو بھی درج کروا لیا جاتا ہے. لڑکے والے کہتے ہیں جی ہم لوگ رجسٹر کروا لیں گے، لڑکی والے کہتے ہیں ہم لوگ رجسٹر کروا دیں. نکاح گواہان کے وہاں پہ نام نہیں لکھے جاتے، وہ بعد میں اپنے ہی گواہان کو ڈال لیتے ہیں، اور کبھی خدا نہ خواستہ عدالت میں معاملہ چلا جائے تو پھر ان کے لیے پیچیدگی بنتی ہے. تو وہاں پہ گواہان کو ایٹ ٹائم درج کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. اب اگلی چیز آتی ہے نکاح کی رجسٹریشن. نکاح کو رجسٹر کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات شوہر جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس ساری پرتیں رکھ لیتا ہے، یا بعض اوقات لڑکی والے ساری پرتیں رکھ لیتے ہیں، وہ اس کو دیتے نہیں، اور بعد میں اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کروا کے اس کو کروا لیتے ہیں. تو کوشش کریں جیسے ہی نکاح ہو اس کو ودن ٹائم آپ کوشش کریں کہ 2-3 دن کے اندر، ہفتے کے اندر اندر اس کو رجسٹر کروا لیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی آپ کو پریشانی جو مستقبل میں ہونی ہے وہ آپ اس سے بچ سکیں. اسپیشل کنڈیشن جس کو اضافی شرائط کہتے ہیں. دیکھیں کسی بھی جگہ پہ قانون پابند نہیں کرتا آپ کو کہ آپ اضافی شرائط نہیں لکھوا سکتے ہیں، لیکن ایسی شرائط جو کہ جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. لیٹس سپوز اگر دوسری شادی کر لے گا تو اس صورت میں وہ 50 لاکھ روپے ہرجانہ دے گا. اس کی شرعی طور پہ کسی جگہ پہ اجازت نہیں ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے. تو ایسی کوئی بھی کنڈیشن جب آپ درج کرائیں گے تو عدالت اس کو ڈگری نہیں کرتی ہے. آپ اسپیشل کنڈیشنز لکھوا سکتے ہیں، حالات کے مطابق لکھوا سکتے ہیں، شرعی لکھوا سکتے ہیں، قانونی طور پہ جن کو اپلیکیبل کیا جا سکتا ہے وہ لکھوا سکتے ہیں. تو نکاح نامے کی یہ جو میں نے کنڈیشنز آپ کو بتائی ہیں، ان کنڈیشن کو جب بھی نکاح نامہ درج کروانے لگیں، نکاح کرنے لگیں، تو ان تمام چیزوں کو بغور دیکھیں، نکاح نامہ کو غور سے پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر اس کو سائن کریں، تاکہ مستقبل میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ ہونا پڑے. اور بعض کا تو ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نکاح جب خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو تب آ کے ان کو پتہ چلتا ہے جی نکاح میں یہ چیزیں غلط درج کر دی، یہ صحیح درج کر دی، یہ تو ہمارے گواہ نہیں تھے، ہم لوگوں نے تو اتنا حق مہر نہیں لکھوایا تھا. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو سیو کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اس سے ریگارڈنگ اگر کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو آپ لوگ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دوں، اور کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.